नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े हैरान करने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। क्राउड साइकोलॉजी यानी भीड़ का मनोविज्ञान। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि जब कोई इंसान एक बहुत बड़े संगठित समूह का हिस्सा बनता है तो उसका व्यवहार अचानक से इतना क्यों बदल जाता है? एक अकेले इंसान से लेकर एक बेकाबू भीड़ तक का ये सफर वाकई एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब यहां सबसे बड़ा विरोधाभास या कह लीजिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शांत, तार्किक और समझदार लोग भीड़ में जाते ही अपना आपा क्यों खो बैठते हैं? मतलब सोचिए, ऐसे लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत लॉजिकल होते हैं, वो अचानक भीड़ का हिस्सा बनकर तोड़फोड़ या विनाशकारी काम कैसे कर बैठते हैं? आज की हमारी ये चर्चा बिल्कुल इसी मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने के बारे में है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहले हम भीड़ के मनोविज्ञान का एक बेसिक परिचय लेंगे, फिर समझेंगे कि इस व्यवहार में बदलाव के असल कारण क्या हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, भीड़ के प्रकार और उसके असर को समझेंगे, और अंत में देखेंगे कि इस पर काबू पाने के क्या उपाय हो सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, भीड़ मनोविज्ञान का एक छोटा सा परिचय। सामूहिक सोच या कलेक्टिव थिंकिंग, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक मकसद या किसी घटना की वजह से एक जगह इकट्ठा होते हैं तो पता है क्या होता है? वहां इंसान की अपनी खुद की यानी व्यक्तिगत सोच कहीं पीछे छूट जाती है। उसकी जगह पूरे ग्रुप का एक कॉमन मूड ले लेता है। इंसान अपनी अलग पहचान भूलकर बस भीड़ की भावनाओं के बहाव में बहने लगता है, चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम में हो या फिर किसी बड़े धार्मिक जुलूस में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ और उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं कि आखिर इस व्यवहार में अचानक इतना बड़ा बदलाव आता क्यों है। इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसे मनोविज्ञान में डी इंडिविजुएशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अपनी व्यक्तिगत पहचान का खो जाना। जब आप हजारों की भीड़ में होते हैं तो एक एहसास होता है कि अरे मुझे यहाँ कौन पहचान रहा है। ये जो गुमनामी है ना, ये इंसान के अंदर के अपराधबोध यानी गिल्ट को बहुत कम कर देती है, और इसी वजह से लोग विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसे जोखिम भरे काम कर बैठते हैं जो वो अकेले में करने की कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरा बड़ा कारण है इमोशनल कंटेजियन यानी भावनाओं का संक्रमण। सच मानिए, भावनाएं बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलती हैं। अगर भीड़ में खड़े कुछ लोग अचानक बहुत डर जाएं या गुस्सा हो जाएं, तो वो फीलिंग देखते ही देखते पूरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाती है। यही वजह है कि कभी-कभी एक छोटी सी झूठी अफवाह से भी भयानक भगदड़ मच जाती है, या मंच से दिया गया कोई जोशीला भाषण पूरी की पूरी भीड़ को पल भर में उग्र कर देता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, ये बहुत ही दिलचस्प है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही होती है, हमारा मॉरल कंट्रोल बहुत मजबूत होता है, लेकिन भीड़ में जिम्मेदारी का बंटवारा हो जाता है। हजारों लोगों के बीच इंसान का दिमाग ये कैलकुलेट करने लगता है कि भाई जब इतने सारे लोग शामिल हैं तो इसमें पूरी गलती मेरी थोड़ी है, और बस यहीं पर हमारा सारा मॉरल कंट्रोल टूट जाता है। इसके अलावा दो और बहुत अहम बातें हैं, समूह का दबाव और नेतृत्व का असर। इंसानी फितरत है कि वो भीड़ से अलग थलग नहीं दिखना चाहता। इसे हम कन्फॉर्मिटी कहते हैं, जहां लोग बस दूसरों की अंधी नकल करने लगते हैं। और इसके ऊपर अगर उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा व्यक्ति आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो भीड़ बिना सोचे समझे तुरंत उस आक्रामकता को अपना लेती है। तो ये सब तो हुए कारण। अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग पर, जहां हम कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के नजरिए से इसे समझेंगे। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो तीन बहुत ही प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं। सबसे पहले गुस्ताव ले बॉन का कलेक्टिव माइंड सिद्धांत। उनका साफ मानना था कि भीड़ में लॉजिक यानी तर्क बिल्कुल गायब हो जाता है और पूरा ग्रुप बस एक इमोशनल और आवेगी दिमाग की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ सिगमंड फ्रॉइड का नजरिया थोड़ा अलग था। उनके अनुसार भीड़ दरअसल इंसानों को उनकी उन दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालने का मौका देती है जिन्हें वो समाज के डर से दबाकर रखते हैं। और अंत में आती है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जो बताती है कि इंसान की सोच मैं से शिफ्ट होकर हम पर आ जाती है, यानी वो ग्रुप की पहचान को अपनी पहचान मान लेता है। आइए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे भाग की ओर रुख करते हैं, भीड़ के प्रकार और उसके असल जिंदगी में दिखने वाले प्रभाव। हमारी असल दुनिया में मुख्य रूप से तीन ऐसे माहौल हैं जहां तर्क अक्सर पीछे छूट जाता है। पहला, राजनीतिक समूह जो बहुत हद तक विचारधाराओं और भावनाओं से चलते हैं। दूसरा, धार्मिक समूह जहां आस्था और असीम भावुकता लॉजिक से कहीं ऊपर होती है। और तीसरा,
आज के समय का सबसे बड़ा और खतरनाक स्पेस, डिजिटल भीड़। सोशल मीडिया पर मौजूद ये भीड़ पूरी तरह से गुमनामी पर पनपती है। इंटरनेट पे छिपकर कोई भी आसानी से कुछ भी कह सकता है और यहीं से फेक न्यूज़ और ट्रोलिंग को सबसे ज्यादा हवा मिलती है। लेकिन यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि भीड़ की ये ताकत हमेशा बुरी या विनाशकारी नहीं होती। जरा इतिहास उठाकर देखिए। इसी सामूहिक शक्ति ने दुनिया भर में बड़े बड़े स्वतंत्रता आंदोलन चलाए हैं, अहम सामाजिक सुधार किए हैं और प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद भी की है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही भयानक है, जैसे दंगे, भगदड़ और नफरत का फैलना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भीड़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस विशाल सामूहिक ऊर्जाओं को दिशा कौन दे रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर, भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाने बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले जनता तक बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचनी चाहिए। अफवाहों पर तुरंत ब्रेक लगना चाहिए। इसके अलावा ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो लोगों को शांत कर सके, भड़काए नहीं। पुलिस और प्रशासन का मुस्तैद रहना तो अहम है ही, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में एक चीज जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है वो है सोशल मीडिया पर कड़ाई से फैक्ट चेकिंग करना। अगर हम अफवाहों की आग को डिजिटल स्पेस में ही बुझा दें तो असल दुनिया में होने वाली बहुत बड़ी उथल-पुथल को टाला जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। कोई भी समाज सामूहिक गतिशीलता की इस बेपनाह ताकत और व्यक्तिगत आत्मनियंत्रण की जरूरत के बीच आखिर कैसे एक सही संतुलन बना सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, भीड़ के इन मानसिक काम करने के तरीकों को समझना ही एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज बनाने की सबसे पहली सीढ़ी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों पर अपना मंथन जारी रखिए।